नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान। आसिम मुनीर की वीडियो आई जिसमें जहाज से वो उतर रहे हैं, पजश्कियां साहब उनको लेने गए हैं, बड़ी इज्जत के साथ लाया गया है। फिर बातचीत वगैरह की वीडियोस आई और बातचीत की जो वीडियो आई उसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। आसिम मुनीर आमतौर पर सूट टाई में रहते हैं या फिर आर्मी के लिबास में रहते हैं, लेकिन जब हमने ये बातचीत देखी तो उनकी टाई गायब थी। जैसे ईरान के लीडर्स बिना टाई के कोट पहनते हैं, उन्होंने भी बिना टाई के कोट पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि पूरा एक बोनहोमी वाला, बहुत दोस्ताना वाला माहौल वहां पर है और बातचीत चल रही है। आसिम मुनीर को खासा इज्जत बख्शी गई है ईरान के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो इस समय सऊदी अरबिया में हैं और सऊदी अरबिया के लीडरान से उनकी बातचीत चल रही है। मसला बहुत साफ है। ऐसा लगता है कि अगले राउंड के बातचीत के पहले अमेरिका से जो मैसेजिंग हुई है, अमेरिका से जो मैसेज आया है, वो मैसेज ईरान को पहुंचाया जा रहा है और ईरान से जो उसका जवाब मिलेगा वो जवाब अमेरिका को पहुंचाया जाएगा और इसी पर यह डिपेंड करेगा, इसी पर यह निर्भर करेगा कि बातचीत आगे होगी या फिर नहीं होगी। हालांकि माहौल दूसरी तरफ भी बहुत ज्यादा खराब है और माहौल को खराब करने वाला एक ही आदमी है और उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को अगर आप देखेंगे तो उसका एक बयान आता है। जिस समय आसिम मुनीर गए हुए हैं ईरान, जिस समय जेडी वांस कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत पटरी पर आने की उम्मीद है, उसी समय ठीक उसी वक्त बयान आता है, नेतन्याहू का वीडियो बयान आता है कि ट्रंप का जो समझौता है, ट्रंप जो सीज फायर कर रहे हैं ईरान के साथ, हम उस सीज फायर को नहीं मानते। हम कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, हम कभी भी ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं और जब तक ईरान में रेजीम चेंज नहीं होगी, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा और अपना मकसद पूरा होने तक हम ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यह बयान बेंजामिन नेतन्याहू का आ रहा है। आप उसकी गुंडागर्दी देखिए। अपने यहां भाषण देकर वो कहता है कि जब पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही थी तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वांस लगातार मुझे फोन करके अपडेट कर रहा था। अगर अमेरिका वालों को थोड़ी भी शर्म बची हुई है, थोड़ी भी इज्जत की फिक्र है उनको अपनी, तो डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अमेरिका जैसा नेशन, जो दुनिया का सबसे मजबूत नेशन खुद को कहता है, जिसका एक एक स्टेट जो है वो इजराइल से कई कई गुना बड़ा है, उसका उपराष्ट्रपति, उसका वाइस प्रेसिडेंट फोन करके सब कुछ अपडेट करता है ट्रंप को नहीं, नेतन्याहू को। यानी ऐसा लगता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट नेतन्याहू के लिए काम कर रहा है। कितनी शर्म की बात है अमेरिका वालों के लिए, यह कहा नहीं जा सकता। खैर, आजकल शर्म किसी को आती नहीं है। दूसरी तरफ मोसाद का जो चीफ है वो भी यही बात कह चुका है। मैंने आपको बताया है कि हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है ईरान के अंदर, वहां जब तक रेजीम चेंज नहीं होती है तब तक हम जंग को जारी रखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सीधे वो ट्रंप को धमकी दे रहा है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम लड़ाई जारी रखेंगे। और आप देखिए, अगर अमेरिका मदद करना बंद कर दे तो इजराइल 4 दिन ईरान के सामने नहीं टिकेगा। 12 रोजा जंग हमें याद है। उस जंग में हालात ऐसे बने थे कि 10वें दिन से इजराइल ने रोना शुरू कर दिया था अमेरिका के सामने कि आप इस जंग में शामिल होइए, क्योंकि जबरदस्त कहर बर्पा हो रहा था इजराइल के अंदर। और उस जंग में ईरान अरब नेशंस के ऊपर भी हमला नहीं कर रहा था। सारे अरब नेशन मिलकर ईरान की मिसाइलें रोक रहे थे और उसके बावजूद आपने देखा था कि इजराइल में क्या जबरदस्त कहर बर्पा हुआ था। तो अमेरिका की मदद के बिना जो इजराइल लड़ नहीं सकता है, वो इजराइल अमेरिका के ऊपर रोब चला रहा है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे असल में एप्स्टीन फाइल है। और इसके बावजूद अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ माहौल किस कदर बन रहा है, इसको आप देखिए। वहां पर संसद के अंदर एक वोटिंग हुई और उस वोटिंग में पहला पॉइंट था बुलडोजर्स को लेकर। अमेरिका इजराइल को बुलडोजर भेजता है और उन बुलडोजर्स का इस्तेमाल गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों के मकान गिराने के लिए होता है।
हजारों वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। और ये जो बुलडोजर की कला है, ऐसा लगता है इजराइल से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीखी है। कोई बुलडोजर बाबा बन जाता है, कोई बुलडोजर मामा बन जाता है, और यहां पर भी दलितों के घर पे, मुसलमानों के घर पे, और अब तो सबके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। मेरठ का मामला आप जानते हैं, एक पूरी मार्केट पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ये वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पागल रहते थे, और इनके घरों पर भी बुलडोजर चला। तो ये बुलडोजर इजराइल से ही, बुलडोजर वाली कला इजराइल से ही हमारे यहां आई है। खैर, इजराइल बुलडोजर्स खरीदता है अमेरिका से, और अमेरिका के संसद में यह प्रस्ताव आया कि बुलडोजर भेजना है या नहीं भेजना है। जो डेमोक्रेट्स हैं, आप जानते हैं ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का है, इसके पहले बाइडेन जो था वो डेमोक्रेट था, डेमोक्रेटिक पार्टी का था। और इजराइल के मुद्दे पर हम देखते थे कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट बिल्कुल एक रास्ते पर चलते हैं। इजराइल को पैसा देने की बात हो, इजराइल को हथियार देने की बात हो, बुलडोजर की बात हो, सारे डेमोक्रेट भी इजराइल के साथ खड़े होते थे। लेकिन इस बार 47 सीनेट मेंबर्स थे जो डेमोक्रेट्स, उनमें से 40 ने बुलडोजर भेजने के खिलाफ वोट किया। और सुन लीजिए, 47 में से 36 ने इस बात के खिलाफ वोट किया कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई की जाए, यानी इजराइल को हथियार भेजे जाए या ना भेजे जाए, इस पर वोटिंग हुई। तो 47 सीनेट मेंबर्स जो थे डेमोक्रेट के, 47 जो डेमोक्रेट सीनेट मेंबर्स थे, उनमें से 36 ने मना कर दिया कि नहीं, अब हमको इजराइल को हथियार नहीं भेजना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट ऐसा है वहां का सीनेट मेंबर, सीनेट से ही बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइमरीज में उन्हीं को प्रेसिडेंट के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी देगी और वो फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक भी ऐसा कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बनने लायक है डेमोक्रेट्स में से, उसने इन दोनों प्रपोजल्स पर इजराइल के लिए वोट नहीं किया। यानी आप समझ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो इजराइल के खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन के जमाने में और अभी तक इजराइल के लिए आंख मूंद कर हाथ खड़े कर देती थी, वो हाथ नीचा करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि देश भर में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना है। और ये कितनी बड़ी शुरुआत है, ये आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बराक राविट इसको अलग से कोट करके लिखता है और लिखता है कि ये इजराइल के लिए अमेरिका में सबसे बड़ा झटका है, अमेरिका में सबसे बड़ी हार है कि कम से कम डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर अब इजराइल की बात करने वालों के नंबर्स लगातार गिरते जा रहे हैं, लगातार इजराइल के लोग खिलाफ होते जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अपील, और वो ये कि अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप जरूर ले लें। बहुत जरूरी है आप सबका हमारे साथ आना, ताकि हम लगातार वीडियोस कर सकें, ताकि हम लगातार आपके सामने वो सच लेकर आ सकें जो कोई और नहीं ला रहा है। मेंबरशिप बड़ी आसान है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक QR कोड, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिन कमेंट है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमने लिंक दिया हुआ है। 3 रुपए रोज से भी कम की आपकी जो मेंबरशिप होगी, जिस तरह से आप हमारी फैमिली के, TCH फैमिली के मेंबर बनेंगे, वो हमें जबरदस्त ताकत देगी। जो बड़ा मुद्दा है वो है जिस तरह से नाकाबंदी करके रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस मामले में ईरान अब लगातार सख्त हो रहा है। पहली खबर तो यह है कि इस नाकाबंदी के बावजूद ईरान के कुछ जहाज वहां से निकले हैं और अमेरिका ने हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। एक जहाज का नाम बताया जा रहा है गोलबान, ये ईरानियन वेसल है, और ये नाकाबंदी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में से निकला है। और आप देखिए कि एक तरफ ट्रंप सीज फायर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध हैं, सैंक्शंस जो हैं, वो और ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। चाइना को यह धमकी दी गई कि अगर उसके बैंक ईरान के साथ लेन देन करेंगे, ईरान का पैसा रखेंगे, तो चाइना को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। चाइना ने जबरदस्त जवाब दिया कि हम इसकी चिंता नहीं करते। लेकिन यह जो रूल बनाया गया कि किसी भी मुल्क के बैंक चाइना के साथ कोई लेन देन नहीं कर सकते, चाइना का पैसा अपने यहां नहीं रख सकते, उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। क्योंकि भारत से ईरान का जो भी व्यापार होता है, उस व्यापार में डॉलर में तो हम पेमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि वो स्विफ्ट का पूरा सिस्टम जो है वो बंद रखा है अमेरिका ने। तो उसमें होता यह है कि जितने रुपए का सामान हम वहां पर भेजते हैं, उतना रुपया हम यहीं पर एक बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं, और ईरान जो हमसे सामान खरीदता है वो उसी रुपए में उसका पेमेंट हो जाता है।
तो सवाल यह उठता है कि क्या इसके ऊपर भी बैन लगाने के लिए मोदी को कहा जाएगा, और क्या मोदी यह बात मान लेंगे। यह बात मानने का मतलब यह हो गया कि ईरान के साथ किसी भी तरह का हमारा कोई लेन देन नहीं हो पाएगा। और याद रखिए, हमारे बासमती चावल से लेकर बहुत सारी चीजों का खरीदार है और बड़ा खरीदार है ईरान, और ईरान से हमको सस्ता तेल तो मिलता ही रहा है। अब 11 अप्रैल तक की जो छूट दी थी ट्रंप ने, 11 अप्रैल की मियाद खत्म हो गई है और उसके आगे इस छूट को नहीं बढ़ाया गया है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अब हिंदुस्तान रशिया और चाइना से तेल खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। और अगर देखा जाए, अगर वो जो पहले चल रहा था उसी को देखा जाए, तो नहीं खरीद पाएगा, और ये हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात को और बढ़ाने वाला होगा। न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के कई मुल्कों के लिए ये मुश्किलात को बहुत बढ़ाने वाला होगा। तो एक तरफ सीज फायर की बात, एक तरफ यह बात कि अमेरिका डील करने वाला है ईरान के साथ, दूसरी तरफ इस तरह के सैंक्शंस को और बढ़ाए जाना। नाकाबंदी का मामला यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पहले और बाद में जहाज लगाए गए हैं, और यह कहा जा रहा है कि अब किसी जहाज को वहां से गुजरने नहीं दिया जाएगा। और इसका जवाब ईरान ने दिया है कि ठीक है, अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला नहीं जाता है तो हम 3 रास्ते एक साथ बंद करेंगे। सबसे पहले बाब अल मंदेब को हम बंद कर देंगे, यानी रेड सी के थ्रू जो भी बिजनेस होता था वो बिजनेस बंद हो जाएगा। उसके बाद हम पर्शियन गल्फ जो है वहां पर किसी भी तरह का व्यापार नहीं होने देंगे, वहां से कोई जहाज नहीं गुजरने देंगे। और तीसरा, जो सी ऑफ ओमान है वहां से भी हम कोई जहाज नहीं गुजरने देंगे। इसका मतलब आप ये समझिए कि मिडिल ईस्ट से ना कोई जहाज बाहर जाने देंगे और ना कोई जहाज अंदर आने देंगे। और यही वो हालात हैं जिसकी वजह से सऊदी अरबिया ने शुरू में ही अमेरिका से कहा था कि यह नाकाबंदी मत कीजिए। दुनिया के सारे लीडरान इसको लेकर परेशान हैं, क्योंकि इसका मतलब यह हो जाएगा कि आने वाले वक्त में ना वहां से तेल आएगा ना वहां से गैस आएगा। और सिर्फ आने का मामला नहीं है, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज में खाने पीने की तमाम सारी चीजें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से जाती हैं, ये भी जाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो अमेरिका जो कर रहा है ब्लॉकेज, उसके सामने ईरान ने बहुत साफ बात रखी है कि अगर यह ब्लॉकेज तुमने नहीं हटाया तो हम वो ब्लॉकेज लागू करेंगे कि यहां से कुछ भी ना बाहर आएगा ना यहां कुछ अंदर आएगा। जिन अरब मुल्कों को तुमसे बहुत मोहब्बत है उनके शोरूम खाली हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से वहां पर सामान नहीं पहुंचेगा, खाने का सामान नहीं पहुंचेगा और दूसरी चीजें नहीं पहुंचेंगी। तो यह ब्लॉकेज जो तुम ईरान पर करना चाहते हो, यह पूरे अरब मुल्क और इजराइल पर भी उसी तरह से लागू हो जाएगा। अब सारा सवाल यह उठता है कि आसिम मुनीर का ईरान जाना, शहबाज शरीफ का सऊदी अरबिया जाना, अमेरिका से बयान आना, इन सब के बाद क्या अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर हम बातचीत का एक राउंड देख सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यह भी हो सकता है, और जो बात ईरानी लगातार कह रहे हैं कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सीज फायर इसलिए किया गया है कि अमेरिका तैयारी कर ले। और यह बात मैं बार बार कह चुका हूं कि अमेरिका जब कहता है कि बस जंग खत्म होने वाली है, इसका मतलब कोई बड़ी तैयारी है। उधर नेतन्याहू लगातार प्रेशर बना ही रहा है, लगातार हथियार आ रहे हैं, लगातार सैनिक आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट में हलचलें बढ़ती चली जा रही। तो जैसा मैंने कहा कि सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान में मामला कहीं पहुंचेगा? क्या इस्लामाबाद में अगले राउंड की जो मीटिंग होगी उसमें ईरान की कुछ शर्तें मानने को अमेरिका तैयार होगा और अमेरिका की कुछ शर्तें ईरान मानेगा? क्योंकि ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक जंग खत्म नहीं होगी। या फिर सीज फायर की बातचीत और इस सारे तमाशे के बीच ईरान के ऊपर एक और बड़ा हमला होगा और यह जंग दूसरे लेवल पे पहुंच जाएगी, और उसके बाद जंग कहां तक जाएगी और क्या क्या होगा यह सोच पाना भी अभी मुमकिन नहीं है। अगर अमेरिका को लगता है कि एस्केलेशन लैडर पर चढ़कर जंग को और ज्यादा बढ़ाकर वो जंग को जीत सकता है, तो उसको अपने ही जो कैंट का बयान पढ़ना चाहिए, जो कल तक ट्रंप के बहुत करीब था, जिसने इस्तीफा दे दिया। उसने एक लंबा बयान लिखा है ट्विटर पर, और जिसमें साफ साफ लिखा है कि 4 नेताओं को मारना, 4 स्कूल गिरा देना, 4 जगह बम गिरा देना, इनकी वीडियो रील तो बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन इनसे जंग नहीं जीती जाती है। जंग जीती जाती है वतन परस्ती से और हौसले से, जो ईरानियों के भीतर इतनी जबरदस्त भरी है कि अमेरिका के बस की बात नहीं है उसको पस्त कर पाना। आपको मैं बताऊं कि कल मैं जयपुर में था, जहां एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था
सैयद अली खामनेई का चहल्लुम और इसके साथ साथ ईरान में, गजा में और बाकी जगहों पे जो लोग मारे जा रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में ईरान के सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर इलाही, वो भी आए हुए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थे और इसके अलावा भी एक से एक हस्तियां थी। वहां भी मैंने अपनी बात रखते हुए यही कहा कि ईरान को हरा पाना नामुमकिन है और इस समय ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, हर उस मुल्क की लड़ाई लड़ रहा है जिसके ऊपर अमेरिका की बदनजर है। तो ईरान को जिस तरह से सारी दुनिया में समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से नेतन्याहू पगलाया हुआ लग रहा है, यह भी हो सकता है कि नेतन्याहू अपनी आखिरत की कहानी, अपने अंत की कहानी अपने हाथ से लिख रहा हो। और यह भी हो सकता है कि ट्रंप का दिमाग थोड़ा काम करे, थोड़ा प्रेशर से बाहर आए, ईरान की कुछ शर्तें माने। जाहिर तौर पर ईरान यह शर्त मानने को तैयार बैठा हुआ है कि वो एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। इस शर्त को जीत की तरह पेश करे और यह जंग खत्म करे, वरना ट्रंप के लिए भी मुश्किलात। आपको मैंने बताया डेमोक्रेट्स के बीच में इजराइल की किस तरह से कीमत घटी है, अमेरिकन्स के बीच में किस तरह से इजराइल का समर्थन घटा है और ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग कितनी तेजी के साथ नीचे जा रही है। ये सब चीजें जब आप एक साथ रख के देखते हैं तो समझ में आता है कि बहुत मुमकिन है कि ट्रंप अगर यह समझौता नहीं करता है और जंग को बढ़ाता है तो अगले कुछ महीनों में उसका अपना कैरियर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। खबरें और भी हैं। शाम के 5 बजे के वीडियो में कुछ और खबरों के साथ बात करूंगा, खासतौर पर लेबनान और टर्की में जो चल रहा है उस पर बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।